हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? क्या चल रहा है? सब चंगा। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। ठीक है, लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि इस ऐप को डाउनलोड करें। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि आप हमसे क्यों कनेक्ट होंगे? माय डियर, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है यार अपना डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करने का मौका देता है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी आपके मन में डाउट होता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस आंसर्स के दौरान अपन लोग पोलिंग कराते हैं। पोलिंग से हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है। ठीक है, तो लाइव क्लास का एक अपना मज़ा है, एक अलग सी फीलिंग आती है कि आप हमारे साथ 1-to-1 कनेक्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखो यार, सब लोग सिर्फ अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। चैप्टर तो सब लोग पढ़ाते हैं, चैप्टर तो सब बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इस उसके पीछे जो सवाल आते हैं, जो जेई सवाल पूछता है उसके बारे में कैसे ख्याल रखना है, और वो बात आपको तभी समझ में आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। अमूमन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यार मान लो एक कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की टाइम लिमिट 1 मिनट की है। मान लेना कि आपको उस क्वेश्चन को 1 मिनट में ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन आप उस पर जब करना शुरू करो तो आप लगे पड़े हो, आप उसको 4 मिनट 5 मिनट तक खींच के ले जा रहे हो। तो वो करना और ना करना दोनों बराबर है। द रीज़न भी आए कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है ना, तो क्वेश्चन की सेलेक्टिविटी आपकी ख़राब हो जाएगी। क्वेश्चन की सेलेक्टिविटी ख़राब होगी तो ओवरऑल रिजल्ट में आपका इफेक्ट आएगा। और दोस्त, जेई में एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई है। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि मान लो, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया बच्चों के साथ, बच्चे बोलते हैं सर आता तो था पर ना सर टाइम मेरे पास कम मिला। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई, आता था लेकिन टाइम कम मिला? तो द रीज़न बिहाइंड, तुमने शुरुआत से टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं किया। और टाइम मैनेजमेंट ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने टाइम से मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुमने क्विज अटेंड नहीं की, तुमने अपने आप का परफॉर्मेंस जज ही नहीं किया। सीधे आए और क्लास में सीधे पेपर देने बैठ गए। ठीक है, तो हमारा मोटिव रहता है कि आप जब अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि आप कुछ नया दे रहे हो। आप इतने सारे मॉक टेस्ट, इतने सारे क्विज अटैम्प्ट कर लो कि आपको लगे ठीक है यार, जो काम यहाँ करते हैं वो काम यहाँ करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रह के 10 मिस्टेक निकाल लो, निकल जाए, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर वो चीज़ मिस्टेक निकलेगी तो फिर वो आपके लिए लंबा लॉस है यार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को ग्रोथ करने के लिए आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज देता रहना चाहिए। और ये आप तभी दे पाओगे जब आप हमारे साथ कनेक्ट होगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ठीक है, हमारा जितना भी प्लान है, जितना भी मतलब अनअकैडमी के जितने भी प्लान है A to Z, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर मैनर में चलने का लॉजिक क्या है? देखो यार, हर चीज़ का अपना एक शेड्यूल टाइम होता है। अगर मेरे पास 1 ईयर का टाइम है और अगर मैं 1 ईयर में अपना कोर्स टाइमली ख़त्म नहीं करूँगा तो वो पढ़ाना और ना पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा। माना जाता है कि यार रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपका टाइम पे कोर्स ख़त्म नहीं होता है तो वो सब बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमारी टीम कम्प्लीटली पहले से प्री प्लानिंग करती है। प्री प्लानिंग से फ़ायदा होता है कि हाँ भाई, इस दिन ये टेस्ट होना है, इस दिन ये मॉक टेस्ट होना है, इस दिन ये क्लास चलनी है, ये बच्चे को बैच मिलना है। एक लाइन, एक मैनर में रहता है। इससे आपका टाइम पे कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, छोटे छोटे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, DPP टेस्ट, सब कुछ होता रहेगा।
इसे कंप्लीट समझ लो, एक पैकेज टाइप, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, बाकी दोस्त ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों को हार्डवर्क करना है, आपको भी हार्डवर्क करना होगा और हमको भी हार्डवर्क करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ आर अनलिमिटेड एक्सेस। मेरे लिए ये इस ऐप की ब्यूटी है। अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो सबसे पहली खासियत ये है कि इन केस किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जा रहे हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। अब आपने सब्सक्रिप्शन प्लान एक कर लिया, लेकिन आप पढ़ 10 से सकते हो। कहने का क्या सेंस है कि आपको 10 से केमिस्ट्री पढ़ना है, आप 10 से पढ़ो, आपको फिजिक्स 20 से पढ़ना है, फिजिक्स 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू, आपका टीचर, आपकी चॉइस, आपका टाइम, आपका बैच, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी सारी फैसिलिटी यार अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर आ जाती है। तो सोचो, मैंने कुछ अभी फैसिलिटी बताई हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स उठाने के लिए आपको हमारे बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी पड़ेगी। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल इस बेस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करो तो इतनी फैसिलिटी इतने कम अमाउंट में नहीं देगा। ठीक है माय डियर, हमारी जो 12 मंथ की जो फ़ीस है वो है 38,500। इसके अलावा भी आपको माय डियर 10% का डिस्काउंट मिलता है और आफ्टर डिस्काउंट आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। ये 10% का डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। दोस्त, जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपका अमाउंट 38,500 से 34,650 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, इस अमाउंट को भी अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ EMI कॉस्ट भी अवेलेबल है, आप नो कॉस्ट EMI पे भी इसको पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्त, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 24 मंथ वाला प्लान लो। इसकी जो अमाउंट है वो है 56,000 ओनली। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। एंड आफ्टर दिस 10% आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 50,400। माय डियर, 50,400 को भी आप EMI के बेसिस पे दे सकते हो। और अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्त जो पर मंथ की EMI आ रही है वो आ रही है 2100 रुपये। 2100 में दोस्त तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं तो पर सब्जेक्ट की जो कॉस्ट आई वो ओनली एंड ओनली 700 आई। मतलब 700 आप सिर्फ पे करते हो, उसमें आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ मिलते हैं, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है, लाइव कनेक्ट होने का मौका मिलता है, रेगुलर बेसिस पे DPP मिलती है, माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है। भाई साहब, क्या चाहिए इससे ज़्यादा? मतलब आपकी जो गली कूचे की कोचिंग भी होगी ना, वो भी इससे महंगी होगी। ठीक है, तो हमारा मोटिव रहता है कि मिनिमम कॉस्ट पे आपको मैक्सिमम यील्ड देने का। ठीक है, इसके अलावा दोस्त, आप सोच रहे होगे कि सर आप मुझे ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हो यार, क्या है इसमें? देखो, ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मैं PCM तीनों सब्जेक्ट को सम कर लूँ तो इन सब्जेक्ट को सम करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90+ चैप्टर्स हैं अप्रॉक्स 90+ चैप्टर को जो JEE की रिक्वायरमेंट है, क्या वो वाकई 3 महीने और 6 महीने में फुलफ़िल की जा सकती है? आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस अमाउंट, इस टाइम पे 3 मंथ पे और 6 मंथ पे 90+ चैप्टर्स को ख़त्म कर सको। नॉट पॉसिबल। क्योंकि यार JEE के लिए पढ़ रहे हो, JEE एकदम इन डेप्थ नॉलेज मांगता है आपसे, मैक्सिमम प्रैक्टिस मांगता है आपसे। वो चीज़ 3 महीने और 6 महीने में कभी नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आपको या तो 12 मंथ का लेना चाहिए और बेस्ट है कि आप 24 मंथ का प्लान लो। ठीक माय डियर, ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम लोग ये लाइव क्लासेस चलती हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, स्पेशल क्लासेस है। आप एक बार स्पेशल क्लासेस में आके फील लेके देखो कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा क्लास के अंदर, क्योंकि वहाँ लाइव है, बच्चे बिंदास होकर डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। और बहुत सारी सीरीज़ मैंने चला रखी हैं यार। एक सीरीज़ का नाम है PYQ सीरीज़, एक सीरीज़ का नाम है रैपिड फायर सीरीज़,
एक सीरीज़ का नाम है बूम बूम सीरीज़। ये तीनों मैंने चला रखी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये रैपिड फायर दिख रहा होगा, नीचे कहीं बूम बूम सीरीज़ भी है, PYQ सीरीज़ भी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं उसके अंदर, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अमूमन मैं रोज़ रात के 9 बजे करीब मिलता हूँ आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में ज़रूर मिलिए मुझे रात में 9 बजे, ठीक है। मेरा नेम याद रखिए, धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। आप मुझे फॉलो करिए, सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो जो मेरी क्लास होंगी, ठीक है। तो आपका इंतज़ार रहेगा क्लास में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। माय डियर, अगेन वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ नेम रिएक्शन। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान कर रखी है, सीरीज़ का नाम है नेम रिएक्शन की सीरीज़। हमारे कोर्स में जितनी भी नेम रिएक्शन आती हैं, सबसे पहले मैंने GOC शुरू किया, उससे आइसोमेरिज्म शुरू किया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया, अब मैं नेम रिएक्शन की सीरीज़ में हूँ। नेम रिएक्शन की सीरीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है कि सारा आपको अगर नेम रिएक्शन का कलेक्शन मिल जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएं, तो क्या बात हो जाएगी, ठीक है। इसी सीरीज़ के दौरान मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ख़त्म कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने एल्डोल पढ़ाया है और पार्ट सेकंड में मैंने कैनिज़ारो पढ़ाया है। आज जो है दोस्त वो पार्ट थर्ड का दिन है, दैट इज़ क्लियंसन कंडेंसेशन। क्या होता है क्लियंसन कंडेंसेशन, आइए इसकी डेप्थ स्टडी करते हैं, समझते हैं, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, इसके पीछे एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आइए, द क्लियंसन कंडेंसेशन। अगर इसकी थोड़ी सी थ्योरी की बात करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। थ्योरी कहती है कि क्लियंसन कंडेंसेशन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि यूज टू फॉर्म एन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन एस्टर मॉलिक्यूल। किसके बीच में होती है यार? एस्टर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, यूजिंग द एल्कोक्साइड आयन एज अ बेस, ठीक है, टू मेक बीटा कीटो ईस्टर। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? बीटा कीटो ईस्टर बनाने का मोटिव होता है। किसकी हेल्प से? ईस्टर को एल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट करा के बीटा कीटो ईस्टर को ऑब्टेन करना हमारा मेन मोटिव रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला इसने कहा ईस्टर ले लो और एल्कोक्साइड आयन ले लो, एल्कोक्साइड बेस ले लो, इसको आपस में इंटरनल रिएक्शन करा के मैं देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है, तो आपको बीटा कीटो ईस्टर ऑब्टेन करवाएगा, ठीक है। ये जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे तब आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट करके लाइन लिखी हुई है, ये भी बहुत अपने आप में लाइन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगी जब आप इसकी मैकेनिज्म देख चुके होगे। मैं एक बार वापस आऊँगा इस नोट पॉइंट पे, अभी मैं अगर मैं पढ़ लूँगा तो लगेगा वही तो रीडिंग कर रहा है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि जो अल्कोहल आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसका सेम यील्ड होना चाहिए। आगे चल के हम बात करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज मिक्सचर यील्ड ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। ये बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप रिएक्शन करके आओगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती है, तो ये तो उसकी थ्योरी है। देखो थ्योरी से मतलब नहीं है, बट ठीक है, हमारा मोटिव है आपको अच्छी तरह बेस्ट देने का, ठीक है। इनिशियली आपके पास एस्टर होता है, एक ऐसा एस्टर जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये बात याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक कंडीशन, ठीक है, कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसा एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको अपन लोग बेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अपन लोग उस कार्बन पे इसका अटैक कराते हैं और अटैक करने के बाद आपका बीटा प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो उसकी थ्योरी हुई, लेकिन आपको तो एक्चुअल यील्ड समझनी है, क्या कहना चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मेन जो इसका मोटिव है कि एस्टर मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आइए एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक रिएक्शन ले लिया एस्टर का, इसके अपन लोग ने 2 मोल लेने हैं और इसको किसी एल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट कराना है और बाद में एसिड डालना है, एसिटिक एसिड, कोई भी आप एसिड डालते हो, और डालने के बाद आपको बीटा कीटो ईस्टर ऑब्टेन होता है दोस्त। बीटा कीटो ईस्टर ऑब्टेन होने का कुछ ऐसा मतलब है, व्हाट इज द बीटा कीटो ईस्टर। तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा पे लगा है C डबल बॉन्ड O, मतलब बीटा कीटो वर्ड आया है कीटोन से, और ये हमारा एस्टर ग्रुप है।
तो एस्टर से आपको रिएक्शन स्टार्टअप देनी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इससे ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इन 3 हाइड्रोजन को आप बोलते हो 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये एटलीस्ट एक कम से कम हो, ठीक है, ये रिएक्शन को स्टार्टअप देती है। यहाँ पे अपन को एल्कोक्साइड आयन डालना है जिसका काम एज अ बेस का होगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनेगा। तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे टेक प्लेस हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं इसकी मैकेनिज्म के पीछे। मैकेनिज्म दोस्त ये कहती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एस्टर है और मैं इसको किसी एल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो सोडियम इथॉक्साइड आयन ले लिया मैंने, इसका जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो एज अ बेस का काम करने का है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि ये CH2 लिया और ये आपने H लिया, तो ये जब इसको बेस की तरह एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है कि कुछ एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस होगी और कुछ समथिंग लाइक ऐसा बनेगा, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है, प्लस C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कह सकते हो कि ये आपका कुछ फॉर्म में है। हाँ, ये आपके इंतज़ार में नहीं रहेगा कि सर मैं रेजोनेंस ना करूँ क्या, तो आपको पता ही है यार रेजोनेंस तो टेक प्लेस होगा ही होगा, तो आपका इंतज़ार नहीं करेगा। लेकिन याद करिए जैसे हमने एल्डोल में किया था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही टाइप होता है कि यार ये इसका रिएक्टिव हिस्सा और ये इसका स्टेबल हिस्सा, ये इसका रिएक्टिव हिस्सा और ये इसका स्टेबल हिस्सा। तो अपन को जो प्रोसीड कराना, चूँकि यहाँ पे दोस्त देखो 2 मोल्स थे तो मैं इसके 2 मोल्स को ले रहा हूँ। 1 मोल को सबसे पहले मैंने एज अ न्यूक्लियोफाइल रेडी करवाया। मेरा काम है कि ये मेरे लिए ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करे, क्योंकि ये इसका स्टेबल पार्ट है, स्टेबल पार्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए हमको रिएक्टिव पार्ट को लेना पड़ेगा। तो जो हमारा बेस है उसने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे ये प्रोटॉन हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, इसको इसने एब्स्ट्रैक्ट किया। यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज। इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपका कुछ ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये हमारा कोई एनायन है, ओके, ये कह सकते हो उसका स्टेप फर्स्ट है। हाँ, इसका एक स्टेबल पार्ट एक रिएक्टिव पार्ट, तो हमको स्टेबल पार्ट से मतलब नहीं है, हमको मेन रिएक्टिव पार्ट से मतलब है। अब आपको क्या करना है कि भाई दूसरे मोल को लेना है और इसमें ये जो पहले मोल का एज ए न्यूक्लियोफाइल आपने अटैक करवाया, रेडी करवाया था, उसका अटैक कराना है दोस्त। तो देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस होने वाली है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ ऐड होगा, ये इसको अटैक, इस वजह से ये बॉन्ड खुलेगा। यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5 और यहाँ पे आ जाएगा OC2H5। अब दोस्त चूँकि ये एक लिविंग ग्रुप है, इसको निकाला जा सकता है, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है ये। इसको जैसे हम यहाँ से निकालेंगे तो ये यहाँ से बाहर, ये इधर बाहर, और जब ये बाहर होगा तो आपके हाथ में आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OC2H5 प्लस C2H5O माइनस। अब यहाँ पे कुछ हिंडल आती है, इसको हम डेप्थ में समझते हैं क्या हिंडल होती है। आपको लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है दोस्त। क्यों ऐसा नहीं है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस भी, ये वाला प्रोसेस भी, सारा प्रोसेस अपने आप में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये होना, ये बोलूँ या यूँ बोलूँ कि ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, एक ये और ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये अपने आप में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। मैं थोड़ा साफ लिख दूँ अगर तो ऐसा कुछ, ठीक है, ये अपने आप में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब चूंकि एक अपने आप में रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे जो आपका एल्कोक्साइड आयन बना, ये वापस इससे रिएक्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिब्बे में आपके पास कुछ ये पड़ा है,
डिब्बे में यही तो है ना आपके पास, एग्जैक्टली और डिब्बे में दूसरा आपके पास क्या है, CH2O5Na+। अब तुम कहोगे कि यार यहाँ पे एक बात अगर आप लॉजिकली लगा पाओ, थोड़ा दिमाग लगा पाओ, तो इसको अपन लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड मिथाइलिन। क्या नाम देते हैं? एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है ये। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके लिखूँ तो आप शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड इसके साथ है, यहाँ H लिख रहा हूँ। तो ये जो प्रोटॉन दिख रहा है ना, ये अगेन आपको कैसा दिख रहा है, ये आपका एसिडिक प्रोटॉन है और तगड़ा एसिड है। एसिड तगड़ा नहीं है, तगड़ा एसिड है, क्योंकि इसको दोनों साइड से कॉन्जुगेशन मिल सकता है। डबल साइडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं, या इसको अपन लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन भी नाम देते हैं। मतलब डिब्बे में अगर ये पड़ा है ना, तो ये तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा कि सर हाँ हम रुक जाते हैं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है यार, केमिस्ट्री है ये, है ना। प्लस आपका C2H5OH अलग हो जाएगा। अब ये अपने रेजोनेंस फॉर्म में रहेगा। इसका रेजोनेंस फॉर्म यहाँ बना देता हूँ। इसके दो रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल है, नो डाउट। एक इसका रेजोनेंस फॉर्म ये पॉसिबल है कि यहाँ पे O- आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ CH, C डबल बॉन्ड O C2H5 आ जाए। एक इसका रेजोनेंस ये फॉर्म पॉसिबल है और एक इसका रेजोनेंस फॉर्म ये वाला पॉसिबल है। है ना, इसके दो रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल हैं दोस्त, एक ये पॉसिबल है और एक ये रेजोनेंस फॉर्म पॉसिबल है। चूँकि मैंने आपसे कहा था कि कंटेनर में ये दोनों पड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पे आप Na+ लगा दीजिएगा यार, नो डाउट। कंटेनर में दोनों पड़े हुए हैं, तो आपके सामने ये जो सॉल्ट है ये रुकेगा नहीं और ये यहाँ पे आके रुकेगा। लेकिन अभी भी आपका कहीं बीटा कीटो ईस्टर नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आप क्या करते हो, ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना, इसकी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए आप यहाँ पे एसिटिक एसिड डाल देते हो। एसिटिक एसिड का CH3CO- है और ये H+ इसको संतुष्टि देता है। इट्स समथिंग लाइक, तभी आपका जो बीटा कीटो एस्टर होता है, तभी आपका स्टेबल होता है बीटा कीटो एस्टर। तो ये दोस्त 3 स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये 4 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे Kc को बढ़ाना है, देखो मेरी बात को लॉजिक सोचो कि मैंने क्यों ऐसा किया। खासकर यहाँ से ध्यान दो, जब मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे ये तो बन गया है, इसके अटैक करने के बाद मैंने कहा ये मेरा बन गया, लेकिन देखो यहाँ पे एक साइन बना हुआ है इक्विलिब्रियम का और ये रिएक्शन को रिवर्सिबल लेके जा रहा है। हमेशा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट की यील्ड देखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और इस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने की सोचेगी, और अगर वो बैकवर्ड जाने की सोचेगी तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। आपके इसको इक्विलिब्रियम को एक डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। या तो भाई ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, इसका इक्विलिब्रियम यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन भी मैंने बराबर बना रखा है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आपका क्रिएट हो रहा है, जो आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, इवन यहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रही है सारी अपने आप में इक्विलिब्रियम रहती है। तो ये जो आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम पे होना, तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा। अब इसी को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपने जो बैकवर्ड लिखने के लिए आपने क्या किया, जो आपके डिब्बे में ही आपका जो सॉल्ट पड़ा था, एस्टेट आयन का, जो अल्कोक्साइड आयन का सॉल्ट पड़ा था, ये सॉल्ट फिर से उस एक्टिवेटेड मिथाइलिन के हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद दोस्त आपका कुछ ऐसा स्टेबल फॉर्म बनने की कोशिश करता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आपका तो स्टेबल फॉर्म आपका प्रोडक्ट बने, जिसको हम लोग बीटा कीटो ईस्टर बोल रहे हैं, उसके लिए आपको एसिटिक एसिड डालना पड़ता है। इसीलिए बुक्स लिखती हैं कि भैया अगर तुम्हारे पास 2 मोल एस्टर है तो आप इसमें पहला मोल एल्कोक्साइड आयन डालते हो और दूसरा मोल आप H+ लिखते हो, नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत ना होती। द रीज़न बिहाइंड कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना रहे, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, सिस्टम की यील्ड, प्रोडक्ट की यील्ड मैक्सिमम आए, इसलिए आप इस H+ का दोबारा यूज़ करते हो, ठीक है। तो मेरी बात आप सबको याद रहेगी। तो फाइनली हमने ये देखा कि देखो, ये इसका पहला स्टेप देखा जाए तो मैकेनिज्म का,
पहला एरो, ये इसका दूसरा स्टेप दोस्तों, ये इसका तीसरा स्टेप दोस्तों, और फाइनली इसके बाद ये इसका चौथा स्टेप। यहाँ पे देखो सिंगल डायरेक्शन की लाइन बनी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डायरेक्शन की लाइन नहीं बनी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके दिमाग में ख्याल होनी चाहिए, जो इसके नोट पॉइंट में लिखी हुई थी पीछे वाले केस में। पहले तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टअप दिया, पहले मैंने एक बेस बनाया, बेस को अटैक कराया, उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करवाया, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो बीटा कीटो स्टेप बना, लेकिन डिब्बे में आपका एल्कोक्साइड आयन था ही था, तो ये आपके इंतज़ार में नहीं रहेगा कि भैया मैं रुक जाऊँ, तो ये वापस से अटैक करेगा उस पर, एसिडिक प्रोटॉन को फिर से बाहर निकालेगा। इक्विलिब्रियम को एक डायरेक्शन में लाने के लिए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना आए, मैक्सिमम यील्ड बने, इसलिए बाद में आपने इसमें एसिटिक एसिड टाइप डाला। एसिटिक एसिड डालने से चाहे ये प्लस बाय प्रोडक्ट में लिखना है तो लिख सकते हैं, CH3CO माइनस Na+ बाहर निकला है ना, ओके। इस वजह से आपने कहा कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली 2 सब्सटेंस यूज़ करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब बच्चों का सबसे पहला सवाल, बच्चों का क्या सवाल होता है, हम ही पूछ लेते हैं बच्चे सवाल। देखो दोस्त, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जानबूझ के आपको शायद पता भी ना चला होगा ये बात, मैंने जिस नेचर का ये लिया है अल्कोक्साइड आयन, जिसको आप बेस बोल रहे हो, वो भी इस नेचर का लिया है। देखो यहाँ का नेचर और यहाँ का नेचर, इधर वाला नेचर, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये दोनों नेचर सेम है, देख पा रहे हो क्या? यही इसकी बेसिक कंडीशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्त, तुम कैसे कह सकते हो कि ये ओनली बेस का काम करेगा? ये तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है ना, कर सकता था कि नहीं कर सकता? खुद सोचो यार, तुम्हारे पास C2H5O- है और C2H5O- आपका 2p ऑर्बिटल मतलब सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और अगर आपको केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज है तो आपने कभी सुना होगा कि ये बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। किस पे एग्जिस्ट करता है दोस्त? बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। और बॉर्डर लाइन वाले ड्यूअल बिहेवियर के हो सकते हैं अगर आप उसको कंडीशन नहीं देते हो। ड्यूअल बिहेवियर का कहने का सेंस मेरा दोस्त ये है कि वो न्यूक्लियोफाइल का भी तरह काम कर सकता है और ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो तुम्हें मैंने बोल दिया या तुम्हें कोई बोल देगा कि बेटा ये बेस की तरह काम करेगा, तो क्या तुम उसकी बात मान जाओगे? आंसर इज नहीं मानना है। आपको चेक करना है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं। मैं लिखता हूँ कि वाई इट्स ओनली बेस, वाई इट्स नॉट परफॉर्म एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आओ एक बार टेस्ट अप करके देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि ये जो मेरा C2H5O- है ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं तो कुछ ऐसा हादसा होगा क्या? कुछ ऐसा हादसा होगा क्या अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट करता हूँ? नहीं भाई, तू तो न्यूक्लियोफाइल है, किसने कह दिया तुझे बेस? भाई जा तू अटैक कर चुपचाप। तो ये जब अटैक करने चलेगा तो कहानी कुछ ऐसी खुलेगी क्या? अब देखो, ये यहाँ रुकेगा तो नहीं रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी तो नहीं दोस्त, क्योंकि ये रिएक्शन रुकेगी नहीं तो ये फाइनली बाहर निकलेगा। अगर फाइनली ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे हाथ में क्या आ जाएगा? क्या रिएक्शन जैसी थी जहाँ पे थी वहाँ पे आ गई? ये देखो सेम हो गई क्या? इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर भी लेगा ना, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मजबूरी इसके पास कौन सा ऑप्शन बचता है कि बेटा तू बेस की तरह काम कर। लेकिन ये कब हुआ? ये फिनोमेना कब हुआ? ये फिनोमेना तब हुआ जब दोस्त तुमने इसका नेचर और इसका नेचर तुमने सेम लिया। यही वहाँ पे नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो आप एल्कोक्साइड आयन ले रहे हो और जो एस्टर में O के साथ ग्रुप लगा हुआ है, दैट मस्ट बी सेम। नहीं तो कल को ऐसा हो जाता थोड़ी देर के लिए कि यार यहाँ पे तुम्हारा मेरा O थोड़ी देर के लिए CH3 हो जाता और ये यहाँ पे OC2H5 रह जाता, तब तो कहानी पलट जाती ना। मैं क्यों मानता कि भाई नहीं ये बेस तरह काम नहीं कर रहा, मैं तो ज़बरदस्ती कराऊंगा इसको न्यूक्लियोफाइल तरह काम, तो तुझे जो करना है कर ले भाई, मैं इसको ये बना देता। तो रिएक्शन का तो डायरेक्शन बदल जाता, रिएक्शन का तो यील्ड बदल जाता, होता कि नहीं होता? और जी ये हमको काम चाहिए नहीं।
तो देखा करो मोस्ट ऑफ द बुक्स में असल में क्या आप पाओगे कि यहाँ पे C2H5 पढ़ा होता है और यहाँ पे C2H लिखा होता है। अब देखो यहाँ का नेचर और यहाँ का नेचर डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, दोनों नेचर सेम नहीं है। तो क्लियंसन रिएक्शन का जो कंडेंसेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन का बेसिक मोड, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपका इसका नेचर और इसका नेचर सेम होना चाहिए, अदरवाइज दिस कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इफ इट्स सो, तो आपको आपके काम की बैंड बजा देगा, काम का खराब कर देगा। या तो तुम गारंटी लो नहीं भैया सर ये तो बेशतर काम करेगा, मैं तो हीट कराऊंगा, हाई टेम्परेचर पर कराऊंगा, फलाना ढिमकाना, तो बात अलग है। बट तुम्हें पता है, तुम्हारा दिल भी जानता है बेटा ये बॉर्डर लाइन का है, कोई 5p और 1s का नहीं है कि मैं सीधे बोल दूं नहीं यार तो बेस है तो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये 2p ऑर्बिटल का है और केमिस्ट्री में बहुत बार हमने पढ़ा है कि 2p और 3p वाले हमारे बॉर्डर लाइन होते हैं अंडर द नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात की गहराई को समझ पा रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है, नोट करके, अब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी ये बात। नोट करके क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, द एल्कोक्साइड आयन बेस एंड द अल्कोहल सॉल्वेंट चूजन मस्ट बी सेम सो दैट इसका एंड अप मिक्सचर डिफरेंट ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, लिखा है ना, चूजन टू बी सेम टू नॉट एंड अप द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, नहीं तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन कुछ और डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये बात तब समझ में आएगी जब आपने मैकेनिज्म सीखी। ओके, तो बस मेरा मोटिव ये है कि जो यहाँ पे आप C2H5O- डाल रहे हो, ये उसी नेचर का डालोगे जिस नेचर का ये है। इसलिए हो सकता है कि मैं जनरल फॉर्म में अगर ऐसे लिख दूं, दोस्त तो नाराज मत होना, मैंने यहाँ लिखा RCOR- और यहाँ मैंने R-O- किया, ये ज़्यादा अच्छा होगा इसके ईल्ड के लिए। मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे लिखूं, है कि नहीं? यहाँ पे R की जगह बस RCH2 कर देना, एहसास भी हो जाए कि हाँ भाई तेरे पास कुछ ईल्ड भी बड़ी है। ओके, ये ज़्यादा बेसिक रिएक्शन है, इससे आप ये डिसाइड कर पा रहे हो यहाँ जहाँ पे डैश लगा यहाँ पे वही डैश लगा है। ठीक है, बट ठीक है, ओके, आपका नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो हो सकता है कि तुम बच्चों के बाउंस होने लग जाएं कभी कभी, क्योंकि IIT की भी इतनी औकात नहीं है कि ये सब बातों को बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखें। आप लोग क्लियंसन कंडेंसेशन नॉर्मली पढ़ लेते हो, हाँ सर ऐसा होता है, बट मैं आज उसकी आपको डेप्थ समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे लैगिंग होती है इसकी। ठीक है, एक बात याद रखना, IUPAC गोल्डन बुक ये लिखती है कि देयर मस्ट बी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट in the ester to yield beta keto ester, to yield beta keto ester in presence of weaker base, क्या कहने का बकवास उसने किया है, क्या उसने कहा है? उसने कहा है कि भैया एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। मतलब कहने का सेंस मेरा कुछ ये है कि अगर मैं गलती से ये ले लेता थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे लेता C2H5O- तो इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको करा दो ना। तो देखो इसको लॉजिक सोचो, अगर ये रहेगा और ये आपका वीकर बेस रहेगा तो ये रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तुम करा तो दोगे, नो डाउट दोस्त, उसका प्रोडक्ट कॉपी पेन में चला के तो बना दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं, कॉपी पेन चलाने में क्या जाता है तुम्हारे और मेरे। लेकिन लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकल लैब में जाके इसको फील लो तो आपको एहसास होगा कि यार ये रिएक्शन तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे है, इसका केस ही हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बराबर में है, तो हमको यील्ड कहाँ मिली, है ना भाई? लॉजिक सोचो, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग इधर देखो, यहाँ पे ये जो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एक को निकाला तो दूसरा भाई साहब रेजोनेंस में जा रहा है ना, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप क्रिएट हो रहा है ना।
अगर मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, और एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप नहीं क्रिएट होगा तो एसिटिक एसिड का कोई रोल नहीं होगा। और एसिटिक एसिड का रोल ना आना, इसका मतलब तुम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे रखे हुए हो, तुमने मैक्सिमम यील्ड नहीं दी है। इसलिए गोल्ड बुक ये लिखती है कि देयर मस्ट बी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एटलीस्ट कम से कम 2 हो, 3 तो चल जाएंगे, बहुत अच्छा है। मस्ट बी प्रेजेंट टू यील्ड द बीटा कीटो इन द प्रेजेंस ऑफ वीकर बेस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है तो लिख लीजिएगा। हाउएवर एक लाइन ये भी लिखी है, हाउएवर stronger base such as triphenyl methyl ion, that is C6H5 का whole 3C minus, can abstract beta keto ester in or at least 1 alpha hydrogen, in presence of 1 alpha hydrogen, in presence of 1 alpha hydrogen. ठीक है, ये गोल्डन बुक लिखी है, उस गोल्डन बुक में ऐसा लिखा हुआ है, कैसे ऐसा हो रहा है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता भाई कि स्ट्रॉन्गर बेस ऐसा कर सकता है। मतलब अगर तुम ये रिएक्शन इसके लिए परफॉर्म कराओगे ना कि यहाँ तुम्हारे पास CH3 है, यहाँ तुम्हारे पास H है, ये तुम्हारे पास COO, थोड़ा क्राउडिंग बेस है C6H5 टाइप, और यहाँ पे आपने C6H5 का होल थ्राइस C माइनस टाइप लिया हुआ है, ठीक है, या आप इसको C2H5 ही रखोगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म की जा सकती है। यहाँ C2H5 कर दो, ठीक है, तो ये रिएक्शन परफॉर्म की जा सकती है। हाउएवर दिस कैन बी पॉसिबल, ये रिएक्शन हो जाएगी। और इसका जो यील्ड सामने है वो कुछ ऐसा होगा कि CH3 का होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और COO C2H5। ये एक सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम का साइन मेंशन नहीं है, प्लस ठीक है C2H5OH तो बनेगा ही बनेगा, इट्स ओके। ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन केस अगर आप बल्कि ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो उस केस में तो आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है तो, है ना। लेकिन जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी IIT JEE में है, मैं बाहर नहीं जा रहा, वहाँ पे उनके लिए क्या है, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, सो दैट आप वीक बेस भी डालो तो आपका बीटा कीटो ईस्टर ऑब्टेन हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्लियंसन कंडेंसेशन। अब थोड़ा सा लेवल अपन लोग और बढ़ाते हैं, हल्का सा लेवल और इंक्रीज करते हैं। अगला आएगा हमारा क्रॉस क्लियंसन। क्रॉस क्लियंसन क्रॉस में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमने एल्डोल में पढ़ी थी 2 पॉसिबिलिटी कि यार एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन वाली और हैविंग बोथ अल्फा हाइड्रोजन वाली। तो अगर हैविंग बोथ अल्फा हाइड्रोजन वाली आती है, हैविंग बोथ अल्फा हाइड्रोजन मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बोले तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा ले लो कि तुम्हारे पास CH3COO C2H5 है, प्लस दूसरा तुम्हारे पास CH3CH2 COO C2H5 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास C2H5O माइनस Na प्लस और नंबर 1 और नंबर 2 पे H प्लस पड़ा है। तो इसके 4 आंसर आएंगे दोस्त। इसके कितने आंसर आएंगे, यहाँ लिख लीजिए भाई, इसके 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। चार प्रोडक्ट क्यों पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4 प्रोडक्ट इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भाई इनका सेल्फ भी हो सकता है और इनका क्रॉस भी हो सकता है ना। इनका सेल्फ भी हो सकता है और इनका क्रॉस भी हो सकता है, इसलिए इसके 4 ऑक्टेट प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब मैं बस बता देता हूँ कि पहली बार में आपका ये यील्ड आएगा,
जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने ले लिया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे वाले को ले लिया दैट इज CH3 CH2 COO C2H5 को ले लिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको न्यूक्लियोफाइल लेने का मतलब मैं इसको बेस से एब्स्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, दैट इज C2H5O Na+ डाल रहा हूँ। अब यही है कि मैकेनिज्म बार बार करना होगा तो समय तो लगेगा, ठीक है ना, नो डाउट समय तो लगेगा। फिर बच्चों को की आदत है ना, वो आगे बढ़ जाते हैं यार, वही चीज़ बार बार कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ठीक है, इट्स ओके, रिएक्शन तो हो सकती है यार, मतलब ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई ज़रूर मारिएगा कि क्या किया बंदे ने, है ना। इसका अटैक यहाँ खोलिए, ये इसको बाहर खींचिए, इसका यील्ड कुछ ऐसे टाइप ले आइए, दैट इज़ ये वाला CH3, ये CH2 CO-, यहाँ पे OC2H5, है ना, यहाँ पे ये आपका CH2 C++O C2H5। अब पूरी मैकेनिज्म दोस्त परफॉर्म नहीं कर रहा, ये यहाँ पे, ठीक है। मान के चलना कि मैंने इसमें H+ भी डाल दिया, रेजोनेंस भी करा दिया, सब कुछ कराने के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। ये यहाँ कहीं पहुँचूँगा, ठीक है। IUPAC में प्रोडक्ट में बदलाव आएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं होना। तो आप इसके 4 यील्ड बनाने की सोचिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। एक यील्ड मैंने बनाई है, दूसरी यील्ड मैं आपको लिख देता हूँ, बस आप ट्राई करके देखिएगा कि जब आपका ये वाला H जो है आपका ये न्यूक्लियोफाइल काम करे और दूसरे वाले का दोस्त कुछ इलेक्ट्रोफाइल काम करे। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल मान लो और इसको आप न्यूक्लियोफाइल मान लो, फिर वही काम वही करना, यील्ड बनाने की सोचना दोस्त। O- Na+ नंबर 1 पे और नंबर 2 पे H+ डाल देना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बंदा H+ क्यों डाल रहा है, कि रिएक्शन को बैकवर्ड ना जाए, उसको अवॉइड कर रहा है इसको करने को, ठीक है ना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी आप खुद करना यार, मैं नहीं कर रहा कि इस पे एब्स्ट्रैक्ट, ये इधर ये बाहर, फिर वही काम करना है अपन लोग ने, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि यार तुम बना लोगे, मतलब मुझे आपसे इतनी उम्मीदें हैं कि आप प्रोडक्ट तो बना ही लोगे यार, है ना। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा होगा दोस्त। तो ये आपका तुम्हारा सेकंड प्रोडक्ट बना। थर्ड में क्या करोगे, दोनों का सेल्फ करा दोगे। थर्ड में दोनों मोल उसके ले लोगे, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, इसी के 2 मोल ले लोगे और यील्ड बना लोगे ना। और फोर्थ केस में दोनों को ही आप ले लोगे, दैट इज इसका इसके यील्ड ले लिया और प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ये थर्ड है, ये फोर्थ आप ट्राई करना। ओके, मैंने आपके लिए 1 और 2 बना दिया है। ओके, जस्ट ट्राई, ठीक है। जैसे एल्डोल में क्या करते थे हम लोग कि 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इस क्रॉस में हमने सीखा हैविंग, जब दोनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर यही चीज़ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन की बात आ जाती है, क्रॉस टाइप 2 डाल दो, क्रॉस टाइप 2, ठीक है। क्रॉस टाइप 2 भी वही है, बट इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन वाली बात आ जाएगी। मतलब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ कुछ ऐसे कर देते हैं दोस्त, ये है और दूसरे के पास है, तो अब थोड़ा लॉजिक सोचो कि यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन दिया है परफॉर्म करने को, और आपसे प्रोडक्ट की पूछा है, तो ये बात मान लोगे कि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास यहाँ पे 3 अल्फा जैसे दिख रहे अल्फा हाइड्रोजन है फिलहाल। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ना, तो वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ये आगे चल के पहले एब्स्ट्रैक्ट करा के न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो करके देखना है या यील्ड बन जाएगा, ट्राई करके देखना है कि यील्ड बना दोगे।
मैं पहले इसको इतना लिख दे रहा हूँ, अब तुम लोग को आदत लग चुकी होगी इन सब की। इम्पॉर्टेंट इज आज की आपको पता हो रहा हो कि क्या चल रहा है, बंदा क्या कर रहा है या रिएक्शन में क्या टेक प्लेस हो रहा है। तो ये मेरा रिएक्टिव पार्ट लिया और इसको मैं अटैक करने के लिए सोचूंगा, और मैंने इसका अटैक कराया। ऑल्दो बार बार वो करना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, चलो। मैं सीधे अब तो इतना तो सपोर्ट करोगे ना कि एस प्लस डाल दूँ, एस प्लस निकाल दूँ, चलेगा ना? इतना सपोर्ट कर देना बस दोस्त, कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक आता है इंटरनल क्लियरेंस एंड कंडेंसेशन, तीसरा होता है वो इसको एक नाम और भी बोलते हैं, इसको डाइकमैन रिएक्शन बोलते हैं या डाइकमैन कंडेंसेशन बुलाते हैं। ऑल्दो जेई में इसके नाम पे कहीं नाम नहीं दिया है, उन्होंने उसको इंटरनल क्लियरेंस एंड कंडेंसेशन दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि अगर यही चीज़ साइक्लिक में होगा, इंटरनल होगा, साइक्लिक होगा, तो आपका डाइकमैन कंडेंसेशन कहलाता है। मतलब दोस्त कुछ ऐसे कि यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक आर है और दूसरे वाले के पास भी आर है, मतलब कुछ समथिंग लाइक इसको CH2 यहाँ पे अपनी मर्जी से ले रहा हूँ यार, सपोर्ट देना बस तुम, ये कुछ ऐसे है। बाकी बीच में आपको N लिखना है तो आप लिख लो, N की चेन हो सकती है ये, है ना। जब ये इसके साथ हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे रिएक्शन C2H5O Na+ नंबर 1 पे और नंबर 2 पे H+, तो जो साइक्लिक यील्ड बनेगा वो हमारा डाइकमैन होगा वही एकदम सेम। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो मान लेना ये मेरा R है, ये मेरा C∩O है ना, और कुछ आपका CH2 ले लेते हैं, और यहाँ पे CH2N या CH जो भी आपकी मर्जी लेते चले जाओ। ठीक है, इस प्रोटॉन को एसिडिक प्रोटॉन मान रहे हैं, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट करा रहे हैं। अब कहीं और नहीं लेके जाना, इसका अटैक यहीं मार देना है, ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत नहीं। नंबरिंग कर लेते हैं यहीं पे 1 2 3 4 5, तो 5 की टाइप ऐसे कुछ रिंग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 5वां होगा, 5वें के साथ यहाँ O- लगा होगा, यहाँ R लगा होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। ये 5वां हो गया लेट सपोज करो, और ये पहला हो गया, पहले के साथ तुम्हारा OC2H5 हो गया। हाँ, बाकी ये बात अलग है कि आपको प्रोडक्ट यील्ड देनी है तो दे दो। तो ये 5वां हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इस पे ऐसे लगा देता हूँ N, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा आपको कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। हाँ, बाकी जहाँ पे मैंने इसको R किया है, तो आप इसको परफॉर्मेंस देने के लिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के लिए आप ये दे सकते हो कि यहाँ पे भी आपका OC2H5 है, सो दैट आप निकाल पाओ उसको ना, OC2H5 है। ये आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो कुछ टाइप ऐसा बन जाएगा C∩O CO OC2H5। यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हो N। ये बहुत बच्चों को अगर समझ में आ रहा हो तो समझ में आ रहा हो कितनी बड़ी भी चेंज बन सकती है, तो मैंने बस एग्जांपल लिया इनके नाम पे, है ना। तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है कहानी में। ठीक है, इसके अलावा दोस्त एक टाइप का और क्लियरेंस होता है। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे सामने कुछ कहानी ये दी है और एक कहानी ये दी है, ठीक है, और आपसे कहता है कि यार चलो गेम खेलो मेरे साथ,
C2H5O माइनस Na+ है, और नंबर 1 पे और नंबर 2 पे H+ है। वही परफॉर्मेंस दिखाना है आपको कि क्या आप कर पा रहे हो। बस मुझे आप ये बताओ कि इस बार अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा लेना चाहिए, मतलब कहाँ से ये बेस का एब्स्ट्रक्शन दिखाए। यहाँ से तो कुछ है ही नहीं दिखाने लायक, तो इस बार ना ये इसको लेके जाएगा। और वैसे भी कीटोन से आप H निकालोगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो समथिंग लाइक दोस्त कुछ पिक्चर ऐसी रहेगी क्या, ये तो वैसे का वैसे उतर जाएगा और ये प्लस है भाई, ठीक है ना। ये दोस्त कुछ ऐसे आएगा। अभी तुम्हारे इंतजार में रुकेगा नहीं। हाँ भाई, बाकी सब ये रिवर्सिबल है। अब तुम समझ चुके हो कि क्या रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग है। ये इस पे अटैक, ये बाहर है ना, ये खुलेगा तो पिक्चर दोस्त कुछ ऐसी आ जाएगी, समथिंग लाइक, मैं डायरेक्ट पिक्चर बना देता हूँ। ये कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O, CO, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। कर तो लोगे ना यार, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कहूँ तो कर दूँ, खोल दूँ, रुक जाओ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वही OC बाहर करोगे, रुको यार एक बार बस आओ, तुम्हारे लिए बात मान ली, कर ली, तो बोलोगे सर बंदे ने पता नहीं क्या किया। ये कुछ था ऐसा, उसके लिए बस एक बार लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसा था, तो जब तुमने इस पे अटैक किया तो ये बाहर खुला, ये बाहर खुला, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसे हो गया, है ना। इसका इस कार्बन से इंट्रैक्शन, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OC2H5, और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है COO2H5। अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा था उस टाइम, कि ये इसको एब्स्ट्रैक्ट, ये यहाँ से बाहर अटैक करने के बाद फाइनली तुम्हारा आ जाएगा C, है ना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और इस वाले कार्बन से रिंग जुड़ जाएगी, कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसा। इसी यही मैं बना रहा था। ओके, तो समथिंग लाइक इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी आप इसको हीट करके, हो सकता है कि आप बाहर निकालना चाहो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे बुक्स लिखती क्या है बताता हूँ, बुक्स क्या लिखती हैं बताता हूँ। यहाँ से ना कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर करती हैं, वो ऐसे लिखती हैं, और इसको हीट करती हैं करीबन 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाता है। और जब ये बाहर जाता है तो कुछ ऐसा बनता है दोस्त, ठीक है, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आती है आपके साथ। ये है कि आपको पता चलने लग जाएगा धीरे धीरे क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दिस होल इज एक्चुअली द क्लियंसन रिएक्शन, है ना, क्लियंसन कंडेंसेशन, नॉट द क्लियंसन रिएक्शन, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन वही पानी बाहर निकाल रहे हैं, सेम टाइप हम लोग एल्डोल जैसे करते आए हैं, यहाँ पे भी वही परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। बाकी कभी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाए तो घबराइएगा नहीं। एक क्वेश्चन मेरे पास सवाल रखा है कुछ दोस्त ऐसा, इन्होंने सवाल ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ सवाल दे रखा है इसने, है ना। इसने सवाल दिया है ऐसा, यहाँ इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, यहाँ इसने C2H5O माइनस Na+ डाल रखा है दोस्त। तो इसने इसके प्रोडक्ट A बोला है, और फिर इसके A प्रोडक्ट में इसने फिर से C2H5O माइनस Na+ डाला है, बट इस बार यहाँ पे उसने CH3I डाला है, और ये प्रोडक्ट B बनवाया है आपसे। तो बोला आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B, इस B को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या हम कर पाएंगे, मैं A तक का डायरेक्ट यील्ड दे रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ कि A तक तुम भी पहुँच जाओगे। वही है, इस तरह इसको निकाला, बाहर किया, मैं सीधे यहाँ पहुँच रहा हूँ बीटा कीटो एस्टर पे,
दोस्त ये ए मान के चल रहा हूँ, इतनी देर से बकवास यही कर रहे हैं हम लोग, ए बना रहे, बस आगे सिखाना है आपको। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आ जाएगा ए बनाना, लेकिन आगे चल के देखो उसने फिर से C2H5 O माइनस डाला है। तो असल में क्या किया होगा, मैंने आपसे कहा था डिब्बे वाली बात है कि इस बार H+ ना डाल के डिब्बे में ये H को कह सकते हो अलग करता है, इस H+ को अलग करेगा और उसके बाद क्या करा रहा है, CH3I का अटैक करा रहा है। तो पहले तो देखो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस करता था, याद करो, और इसी रेजोनेंस को इक्विलिब्रियम से अवॉइड करने के लिए हम इसको H+ डाला करते थे। लेकिन यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि बेटा CH3I डाल दो, तो ठीक है भाई, जैसा उसने बोला हम उसकी ऐसी बात मान लेंगे। तो CH3I में आपको पता है कि आपको सीधे सीधे जो है यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये खटक से अटैक करके यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो इसका जो बी आंसर आया वो समथिंग लाइक कुछ ही आया। ठीक है, बाकी जो देखो मेरे पास क्वेश्चंस की दुकान लगी है, तुम जितने क्वेश्चन करा लोगे उतने क्वेश्चन बना लूँगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और रखा है, ये भी क्वेश्चन देख लो दोस्त, बस ट्राई करना, ये होमवर्क में ट्राई करना कि यहाँ उसने C2H5 ये दे रखा है और दूसरी जगह उसने ये दे रखा है। बेंजीन ना हो तो काम नहीं चलता ना, और यहाँ पे उसने COCH3 दे रखा है और आपसे कह रहा है कि ये C2H5O माइनस Na+ और नंबर 2 पे H+ दे रखा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि रिएक्शन को परफॉर्म करो और प्रोडक्ट की यील्ड बताओ। ठीक है, तो ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है, ट्राई कर लेना। यहाँ पे देखो अल्फा तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही इस बेचारे के पास दिख रहा है, तो तुम इसको एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हो, अटैक करा सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट कराने के बाद वच बनाओगे, हिंट दे रहा हूँ बस, इसको यहाँ अटैक करा के ये बाहर और सड़क से अटैक। ठीक है, इतना तुम नॉलेज आ चुकी है कि क्या हो रहा होगा, तो प्रोडक्ट तुम बनाओगे। ओवरऑल मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करना है आपको समझ में आ रहा है। क्लियरेंस एंड कंडेंसेशन में रिवर्सिबल है तो आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई वीक बेस पड़ता है, वीक बेस होने की वजह से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है और बैकवर्ड जाती है। उसके बाद आप उसको चूँकि मैक्सिमम यील्ड लाते हो इसलिए आप एसिटिक एसिड डालते हो। फिर मैंने आपको बताया कि नहीं यार, अगर एटलीस्ट 2 अल्फ़ा तो होना ही चाहिए कम से कम, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन फिर बुक कैसा लिखती है कि अगर आपके पास 1 अल्फ़ा भी होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग टाइप बेस होना चाहिए जो रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड में रखे, वो बैकवर्ड में ना लाने जाने दे। ठीक है, फिर हमने क्रॉस के देखे 4 प्रोडक्ट बनेंगे, फिर हमने देखा क्रॉस का एक प्रोडक्ट ही बन सकता है, और फिर हमने देखा एक डाइकमैन कंडेंसेशन जो कि असल में क्लियरेंस साइक्लिक है, तो वो भी हमने देखा यील्ड बनाने के लिए। तो बहुत सारे टाइप हमने प्रोडक्ट देखे इसके। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस परफ्यूम में है, फ्लेवर्स बनाने में है, डाई बनाने के है, सेक्स हार्मोन्स में है, क्रिस्टलाइंस में है, एंजाइटीज़ में है, तरह तरह के इसका मेडिकल यूज़ तो बहुत तगड़ा है। ठीक है, इसलिए इसके लिए एप्लीकेशंस हम लोग जब हाई लेवल पे जाते हैं तो सिंथेसिस करते हैं इसका, बट आपको उससे मतलब नहीं है, आपको तो ओवरऑल चाहिए कि यार जेई निकल जाए, है ना, जेई में क्या क्वेश्चन आएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और हाँ, इस कोड को याद रखना, कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN, यही आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्ट गाइज।